शुक्र का दोष भी था, शुक्र का गुण भी था। जो शब्द है वो गुण भी है और दोष भी है शुक्र का, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ये स्फटिक के समान जो होता है, द्रव स्निग्ध मधुर मधुगंधी। एक लिखिएगा समल, ऊपर लिखिएगा समल, स को लिखिए सर्पी, म को लिखिएगा मधु, ल को लिखिएगा लाजा। सर्पी मधु लाजा हो गया। जस्ट इसी के नीचे लिखिएगा वर्ग, वर्ग होता है ना तो उसको वर्ग। व से हो गया वर्ण, र से हो गया रस, और ग से हो गया गंध। वर्ण, रस और गंध। अब जस्ट इसी से ऊपर वाला कंपेयर करना है। वर्ण क्या हो जाएगा? सर्पी। सबसे पहले क्या है? समल में स है ना, इधर वर्ग है उधर समल है, तो वर्ण कैसा हो गया? सर्पी के समान। दूसरा है र, रस कैसा हो जाएगा? मधु के समान। मधु के समान। और तीसरा क्या है? ग, गंध कैसा हो जाएगा? लाजा। लाजा। ये ओज का ट्रिक है, ये ओज का, ओज का याद करने का है। समल वर्ग ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन में गलत नहीं होता है। यहाँ देखिए क्या है, जो शुक्र है वो मधुगंधी है और मधुर रस है। ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना, तो थोड़ा सा यही ओज से कंफ्यूजन होता है। जब ऑब्जेक्टिव में हम ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, सिलेबस पढ़ के जाते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस वाले ट्रिक से वो गड़बड़ नहीं होने पाता है। फिलहाल शुक्र में मधुगंधी आया हुआ है और मधुर रस आया हुआ है। मधुर किसके लिए आया होगा? यहाँ रस के लिए तो आया होगा, तो मधुर रस मधुगंधी हो गया। और अगर गुण की बात करें तो द्रव है, स्निग्ध है। वर्ण की बात करें तो स्फटिक के समान वर्ण हो गया। यानी कि यहाँ भी आपका रस, गंध, वर्ण तीनों बताया गया है। वर्ण कैसा हो गया? स्फटिक के समान। रस कैसा हो गया? मधुर। और गंध कैसा है? मधु के समान। और तैल छौद्र निभम, इसका मतलब कौन बताएगा? तैल छौद्र निभम सर तैल और छौद्र के समान मतलब होगा वो। तैल छौद्र निभम और घृत तैल छौद्र दोनों याद रखिएगा। चिकित्सा में हमने बताया था वाजीकरण प्रयोग करेंगे, रक्त पित्तनाशक चिकित्सा, और योनि व्यापार में जो भी चिकित्साएं बताई गई हैं आप उनका प्रयोग शुक्र दोष में करेंगे। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वाजीकरण, रक्तपित्त और योनि व्यापार। इसको वायर कर सकते हैं, वायर। चिकित्सा में वायर, जिससे हमको याद रहे क्या क्या था? वा से वाजीकरण, य से योनि व्यापद और र से रक्त पित्त नाशक। तो वायर लिख लेंगे तो आपको इसका चिकित्सा जो है तीनों याद रहेगा, वायर। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था जीवनी घृत, च्यवनप्राश और शिलाजतु, इनका भी प्रयोग करेंगे। अब एक चार्ट फॉर्म में बनाएंगे। चार्ट फॉर्म में बना के उसमें क्या लिखेंगे? अगर वात से दूषित है तो बस्ती का प्रयोग करेंगे, पित्त से दूषित है तो अभ्याम्ल की रसायन का प्रयोग करेंगे, हम लोगों ने रसायन पढ़ा है। और अगर कफ से दूषित है, मागधी पिप्पली को बोलते हैं, मागधी यानी पिप्पली रसायन की बात कर रहे हैं, आम्लकी रसायन की बात कर रहे हैं, लौह रसायन, त्रिफला रसायन, भल्लातक रसायन का प्रयोग कफज दोषों को दूर करता है। पढ़ा है हम लोगों ने भल्लातक रसायन, न सो कफजो रोगो अस्ति, ऐसा कुछ करके हम लोगों ने भल्लातक के लिए रसायन नहीं पढ़ाई। ऐसा कोई कफज रोग नहीं जिसको भल्लातक दूर न करता। तो यहाँ पे कफज में सारे के सारे आ गए। ऐसे हम लोगों ने कफज हृदय रोग में पढ़ा था, ढेर सारे वहां पे रसायन वहां भी आए थे जब हृदय रोग त्रिमर्मी में पढ़ रहे थे। वैसे ही कफज शुक्र दोष में भी सारे पुराने योग यहाँ पे आ गए हैं। इसमें मागधी यानी पिप्पली रसायन हो गया,
अमृत को आम्ल की रसायन कह रहे हैं, है ना। श्लोक देखिए, मागध्य अमृत लोहा नाम त्रिफलायाम रसायन। ओरिजिनल कंटेंट पढ़िए। मागधी हो गया, अमृत रसायन हो गया, अमृत रसायन अम्ल की रसायन कह रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो अमृत किसको बोलते हैं? अमृता, गिलोय को गुडची को। गुरुजी को। हिंदी में अम्ल की रसायन कह रहे हैं तो आप भी वही कहिए। लौह रसायन की बात हो गई, त्रिफला रसायन की बात हुई, है ना। और इन सभी का प्रयोग साथ ही साथ लास्ट में आया है भल्लातक, लास्ट में आया है भल्लातक। तो इन सभी रसायन का प्रयोग हमको कफज रोगों में करना है, यानी कफज शुक्र दोष में चरक में बताया है। इसको हमको एक पॉइंट वाइज, पहला वातज, दूसरा पित्तज और तीसरा कफज। पित्तज वाले में सिर्फ एक है, अभय। बहुत खुरापाती दिमाग होता है, तो हम वहां पे एक छोटा छोटा भी ट्रिक बना लोगे ना, तो अभय के पिताजी, यानी पित्त में सिर्फ और सिर्फ अभय आम्लकी था, है ना। तो अभय के पिताजी, अब देखिए कफज में आम्लकी रसायन है, उसमें अभय आम्लकी रसायन है। ये सब चीजें हम लोग को वहां पे लॉन्ग टाइम में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे याद रहता है कि कंफ्यूजन सबसे बड़ी बात होती है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शन देख के, और वही क्वेश्चन। ऐसा नहीं था हम पढ़े नहीं होते, पढ़ने वालों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ना पढ़े रहिए तो कोई, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड किया जाता है, ये हमको पढ़ते समय ही देखना है। दोबारा ये मौका नहीं आएगा कि हम कैसे उसको अपना निराकरण डाउट को करेंगे, दोबारा वो मौका ही नहीं आपको मिलेगा, इतना सिलेबस लंबा है। इसलिए जिस टाइम पढ़ रहे हैं उसी टाइम उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। जो जो पॉइंट बोलते जा रहे हैं वही लिखते रहिए आप। फिर शुक्र दोष के उपसंहार की बात कर रहे हैं, मतलब कंक्लूजन क्या दे रहे हैं। क्षीरघृत अभ्यास की बात कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं क्षीरघृत मांस, है ना। बस्ती कर्म विशेष रूप से लाभकर होता है। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तर बस्ती है कि अनुवासन है कि निरूह है। एक सामान्य रूप से प्रशस्ता शुक्र दोषेषु बस्ती कर्म विशेषतः, ध्यान रखिएगा ये लाइन। जैसे हम लोगों ने वात रक्त में पढ़ा हुआ था, क्या पढ़े थे, नहीं बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सा, ऐसा कुछ करके हमने वहां लाइन आपको बताई थी। वैसे यहाँ पे आया है प्रशस्ता शुक्र दोषेषु बस्ती कर्म विशेषतः। अब इसके बाद जो है क्लैब की बात करते हैं, नपुंसकता की बात करते हैं। तो 4 क्लैब याद रखिएगा, क्लैब अलग है, नपुंसकता अलग है। चरक क्लैब 4 हैं, सुश्रुत के अनुसार 5 है, नपुंसकता भी 4 और 6 है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत? हाँ सर, अभी आपने जो इसमें वातज में लिखा है कि अनुवासन और निरूह बस्ती का प्रयोग हितकर होता है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, ओवरऑल कंक्लूजन की बात। विभिन्न प्रकरण में विभिन्न बातें बताई गई हैं। इस लाइन की बात करिए, हमने आपको ये कहा कि आपको ये श्लोक याद रखना है, प्रशस्ता शुक्र दोषों से बस्ती कर्म विशेषता। हमने वाद रक्त वाला आपको कंपेयर करके बताया है, तो आपको क्वेश्चन उस तरीके से मिल जाएगा ना। अगर वातज में पूछेगा तो उसको लगाएंगे, सामान्य रूप से पूछेगा तो ये बताएंगे। वो तो क्वेश्चन बनाने के वाले के ऊपर है ना, कि इसमें से शुक्र दोष की चिकित्सा कौन सी नहीं बताई गई है। सर्पी, क्षीर, शाली, बस्ती कर्म, एक और ऑप्शन दे देगा, नन दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ना। नपुंसकता के 4, बीडी वृक्ष मैंने लिखा हुआ है। बी से क्या हो गया, बीज दोष से, डी से ध्वज, व्री से वृद्धावस्था, और 6 से क्षय। तो ये 4 प्रकार का जो नपुंसकता है, बीडी वृक्ष याद रखिएगा। बी फॉर बीज दोष, शुक्र के उपघात से वृद्धावस्था में क्या होता है, सॉरी बीज से क्या मतलब हुआ, यहाँ पे शुक्र का उपघात हो गया, ठीक है ना। उपघात की वजह से शुक्र का क्षय हो गया है। ध्वज मूत्रेंद्री जो है ना, उसमें उपघात से, आघात की वजह से। तीसरा वृद्धावस्था में भी धातु क्षय हो जाता है ना। ये जो वृद्धावस्था है, ये वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो सामान्य रूप से जो क्षय हो जाता है, उस क्षय की वजह से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, कहाँ पे पढ़ा था सर? राज्यक्षमा में राज्यक्षमा सर। वाला जो है वही क्षय की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है वृद्धावस्था, ये जनरली जो है
सामान्य रूप से एक एज फैक्टर की वजह से जो शुक्र का क्षय हो रहा है ना। बाल्यम वृद्धि छविर मेधा शुक्र दृष्टि विक्रमो, ऐसा करके शारंगधर का भी एक श्लोक हमने इसके पहले भी आपको बताया था। तो मतलब एक पार्टिकुलर एज के बाद जो है शुक्र का क्षय होने लगता है, उसको जो है वृद्धावस्था के कारण मान रहे हैं। तो बीज हुआ, ध्वज हुआ, वृद्धावस्था हुआ और क्षयजन्य हुआ। अब हम लोग बीडी वृक्ष को अलग अलग देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ वही हम आपको बताएंगे। अब देखिएगा बीज उपघात से होने वाली नपुंसकता, यानी कि शुक्र आघात की वजह से अगर शुक्र नष्ट हो जा रहा है तो, और इसमें क्या करें, शीतल रुक्ष अल्प विरुद्ध अजीर्ण ये सब भोजन करने से, शोक चिंता त्रास अति महत्वपूर्ण अभिचार कर्म है ना, ये सभी कह रहे हैं। और रस रक्त आदि धातुओं के क्षय हो जाने से, ध्यान दीजिएगा श्लोक में देखिएगा, रसादि नाम च संचयाद। अब ये ध्यान रखिएगा कि बीज उपघात में भी आया हुआ है। हमारा ध्यान किधर जाएगा देख के, क्षय जन्य में जाएगा। बट ये जो है रस आदि धातुओं का जो क्षय है, ये बीज उपघात वाले में भी चरक ने बताया है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसको अंडरलाइन कर लिएगा, रसादि नाम च संचयाद, ये बीज उपघात में आया है। भोजन न करने से, अधिक श्रम करने से, प्रसंग से, और एक और आया होगा बता रहा हूँ, हाँ ये पंचकर्म अपचारतः, पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग करने से, या पंचकर्म अगर प्रॉपरली देखिए वमनादि पंचकर्म का उचित रूप से प्रयोग न करने से शुक्र का नाश हो जाता है। यानी अगर पंचकर्म प्रोसेस सही से नहीं किया जाए तो उसकी वजह से भी। और ऐसी अवस्था में मनुष्य का वर्ण पांडु वर्ण का हो जाता है। देखिए बीज उपघात भवति पांडु वर्ण सुदुर्बला, जो व्यक्ति है वो पांडु वर्ण का हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। अल्प प्राणो अल्प हर्षस्य प्रमदासु भवेन्द्र, अल्प प्राण और अल्प हर्ष वाला हो जाता है। इसके बाद कुछ व्याधियां लिखी गई हैं, कौन कौन सी व्याधियां हैं, हृदय रोग है, पांडु रोग है, तमक श्वास कामला है ना, ये सभी लिखा हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है। तमक और कामला सर्कल बनाया है। ये जो 161 श्लोक है ये इम्पोर्टेंट है ना। छर्दी अधिसार शूल काश ज्वर इन सभी से पीड़ित रहता है कौन, बीज उपघात जन्य क्लैब में। ये पहला हमने आपको बताया बीज उपघात जन्य, ये सारी की सारी व्याधियां जरूर याद रखिएगा, बीज उपघात में आई है। यहाँ हमने कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो लिखा हुआ उसको भी नोट कर लीजिए। स्तनपान की कुछ बातें कर रहे हैं कि चरक वाग्भट और सुश्रुत ने कहा है कि धात्री का मुख जो होता है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। धात्री का मुख जो होता है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। चरक वाग्भट और सुश्रुत ने सभी ने कहा है। हमने आपको एक बार और पहले भी बताया है कि जनरली जो है मुख पूर्व की ओर करने के लिए कहा गया है ना। इसका कारण ये हो सकता है उधर से सनलाइट आ रहा है। एक और देखिएगा, धात्री का मुख पूर्व की ओर है। और एक बात और कही गई है कि सर्वप्रथम दक्षिण स्तन का पान कराना है। सर्वप्रथम दक्षिण स्तन का पान कराना है। धात्री का मुख पूरब की ओर है, तो बच्चे का मुख किधर होगा, धात्री का मुख पूरब किए हुए है और बच्चे को की ओर। दक्षिण अगर स्तनपान करा रहे तो बालक का मुख जाहिर सी बात है उत्तर की ओर होगा। तो रटना नहीं है, बस खाली दो चीज याद रखिएगा, धात्री का मुख पूर्व की ओर और सर्वप्रथम दक्षिण स्तन का पान कराना है ना। तो अपने आप जो सुश्रुत ने कहा कि बालक का मुख उत्तर होगा, उसका आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। आपको दो पॉइंट याद रखना है, धात्री जो है जो स्तनपान करा रही है उसको पूरब की ओर देखना है और सर्वप्रथम दक्षिण का पान कराना। दूसरा है बीडी, डी फॉर ध्वज भंग। ध्वज भंग सर बीच के पेजेस कट गए हैं मेरे या आपके, सर, आपके पीडीएफ पे। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा कट गया है।
ऐसा कैसे हो गया? अभी जो हमने आपको एक लिखवाया था कफज वाला, है ना, कफज में जो ढेर सारे रसायन हमने लिखा है आपको, भी उसका एक ट्रिक लिख लीजिएगा। भला त्रिफला, भला त्रिफला मगध में, मगध में, भला त्रिफला मगध में अमित से लोहा ले पाएगा, अमित से लोहा ले पाएगा, अमित से लोहा ले पाएगा। और भला त्रिफला के पहले एक शब्द ऐड कर दीजिएगा, क्या। तो क्या का मतलब क्या हो गया? कफज। क्या का मतलब क्या हुआ? कफज। क्या भला त्रिफला मगध में अमित से लोहा ले पाएगा। अंडरस्टूड है? वो सब डिकोड आप कर लो। एट 64 पेज पे देखिएगा, 864 पेज 162 नंबर श्लोक। नीचे देखिएगा, ध्वज भंग रोग का लक्षण की बात कर रहे हैं। ध्वज भंग मूत्रेंद्रिय जो शिशनेंद्रिय है, शिशन जो है, उसमें जो है आघात की वजह से वो ध्वज भंग हो रहा है। तो उसमें तीसरी लाइन देखिएगा नीचे, 170 नंबर श्लोक, 170 श्लोक का पहला देखिएगा, पहला वर्ड पुलाक को, पुलाक करके है, पुलाक उदक संकाश श्राव। पुलाक उदक क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, चौथी लाइन में दिया हुआ है, कच्चे धान से जिस प्रकार श्वेत वर्ण का जल निकलता है उसको पुलाक उदक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पुलाक उदक के समान जो स्राव निकल रहा है वो किसमें है? आपका ध्वज भंग वाले में है, ठीक है। उसी के नीचे देखिएगा एक और आया हुआ हिंदी में, देखिएगा 5वीं लाइन, टेढ़ा हो जाता है, यानी कि जो इंद्रिय है वो टेढ़ा हो जाता है। और इसमें देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संस्कृत वाली लाइन में देखिएगा 74 174 श्लोक, सेकंड हाफ, जायन्ते कृमि, मतलब कृमि इसमें पड़ जाते हैं। कृमि को अंडरलाइन करिएगा और पूति गंध को अंडरलाइन करिएगा, पूति गंध, ठीक है। पूति गंध और कृमि इसमें हो जाते हैं। और लास्ट लाइन बिल्कुल देखिएगा 864 पेज पे, एतम पंचविधम केचित ध्वजभंग प्रचक्षते, मतलब कुछ आचार्यों के अनुसार यह ध्वजभंग 5 प्रकार का होता है। यानी ध्वज उपघात या ध्वजभंग जो होता है यह 5 प्रकार का होता है कुछ आचार्यों के अनुसार। तो यहाँ पे ध्वजभंग कभी पूछा जाए कितने प्रकार का होता है तो इस लाइन से उसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे विमर्श देखिएगा, म्यूट कर लीजिए किसी का, म्यूट, कोई कुछ कह रहा है क्या? म्यूट कर लो भाई। नेक्स्ट पेज पे विमर्श में 5वीं लाइन देखिएगा, 865 पेज पे विमर्श में लिखा हुआ है, सुश्रुत ने ध्वजभंग अलग से नहीं माना है, उन्होंने इसे उपदंश माना है। यानी चरक का ध्वजभंग है वो सुश्रुत का उपदंश हुआ। वहीं लिख लीजिएगा, सुश्रुत ने उपदंश 5 प्रकार के बताए हैं, सुश्रुत ने उपदंश 5 प्रकार बताए हैं। विपकर्स, VPKRS, VPKRS, VPKRS,
नेक्स्ट पेज पे आइएगा 866। हम लोगों ने गृहिणी चिकित्सा में पढ़ा हुआ है कि जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो रस धातु से लेके आगे की समस्त धातुओं का निर्माण होता है धातु पोषण न्याय से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। याद करिए वो वाला श्लोक, पहली लाइन हमने बताया था धातु के लिए है, दूसरी लाइन धातु के लिए है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान में जो ततो वस्य, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। यानी कि एक धातु से क्रमशः अगली धातु का निर्माण होता चला जाता है। याद आ रहा है वो गृहिणी चिकित्सा का? यस सर। पढ़ा है कुछ ऐसा? यस सर। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में पढ़िए आप 1 2 3 4 5वीं लाइन। उस मनुष्य के शरीर में रक्त मांस आदि शुक्र तक सभी धातुओं का क्षय होने लगता है। उसके ऊपर लिखा हुआ है जब आहार का सेवन सही से नहीं होता है तो प्रधान रस धातु क्षीण हो जाता है। फिर उसके बाद लिखा है रस धातु के क्षीण होने से समस्त धातुओं का क्रमशः क्षय होने लगता है। ठीक है, इन सभी धातुओं में शुक्र सर्वोत्तम तेज होता है और उसका भी नाश हो जाता है। यानी कि कुल मिला के धातु क्षय हुआ है ना। और एक चीज और आया होगा, मृत्यु आया होगा नीचे से, तीसरी लाइन देखिएगा, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है इसमें शुक्र क्षय में। मरणम वा सगच्छति आया हुआ श्लोक में, नीचे से सेकंड वाला श्लोक जो है सेकंड हाफ, मरणम वा सगच्छति मतलब मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आरोग्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि शुक्र की रक्षा विशेष रूप से करे। शक्रम तस्माद विशेषण रक्षा आरोग्यम इच्छिता। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा। कंफ्यूजन ये होता है कि योनि व्यापक का है कि वाजीकरण का है ना। ये जो है योनि व्यापक में आया हुआ है, क्षयज नपुंसकता में आया हुआ है, इसको अंडरलाइन करिएगा। इस प्रकार 4 प्रकार की ये क्लैब की बात यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, लिखा हुआ ना क्लैब्यम चतुर्विधम, यही कहते हैं कि चरक के अनुसार क्लैब पे 4 प्रकार का हुआ। नीचे देखिएगा आया हुआ है नपुंसकता की साध्यता असाध्यता। जो हम लोगों ने 4 पढ़े हैं इसमें कौन सा असाध्य है कौन सा साध्य है, तो देखिएगा ध्वजभंग और क्षयजन्य डीसी, उसको डीसी लिख सकते हैं या दक्ष लिख सकते हैं, दक्ष। ध्वजभंग और क्षयजन्य जो हैं ये असाध्य हैं। नीचे आइएगा जन्मजात नपुंसकता, ये बीज दोष से हुआ। बीज दोष पे अंडरलाइन करिए, माता पिता बीज दोष। नेक्स्ट पेज पे आइएगा 867 पे, नपुंसकता की चिकित्सा का आधार। अब यहाँ पे चिकित्सा बताई जाएगी, इन चारों की अलग अलग चिकित्सा बता रहे हैं। सबसे पहले तो देखिएगा लास्ट लाइन 195 श्लोक देखिएगा, दैव व्यापाश्रय को अंडरलाइन करिएगा। दैव व्यापाश्रय किसमें है? अभिचारज को अंडरलाइन करिएगा। अभिचार से उत्पन्न क्लैब में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करनी चाहिए। अभिचार से उत्पन्न नपुंसकता में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, क्लैब में संशोधन 196 श्लोक देखिएगा, स्नेहन स्वेदन और विरेचन। सुस्विन्न स्निग्ध गात्र से स्नेह युक्त विरेचनम। याद रखिए वो पक्षाघात वाला श्लोक, पांडु कामला वाला श्लोक, और इसको भी स्टार बनाइए 196 और वहीं पे इसको भी ऐड कर लीजिएगा। सुस्विन्न स्निग्ध गात्र से स्नेह युक्त विरेचनम, स्नेह स्वेदन करके स्नेह युक्त विरेचन देना है। पुनः आस्थापन देना है, अनुवासन देना है। ठीक, और वाजीकरण में जो चिकित्साएं बताई हैं, यानी जो वाजीकरण अध्याय में चिकित्सा बताई है उसका भी प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है।
फिर बात करते हैं हम लोग ध्वज भंग की। जो दूसरा वाला था ध्वज भंग, जिसमें इंद्रिय जो है आघात की वजह से वहां पे नपुंसकता हो रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्रण के समान चिकित्सा किसमें करते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, कृमि किसमें हम लोगों ने पढ़ा, बोध है लीजिएगा। धातु क्षय वाला किसमें था, और पहला वाला जो है बीज दोष वाला, वहां भी क्षय आया हुआ था, धातु क्षय, उसको भी देख लीजिएगा निदान में। और ये इंपॉर्टेंट है, व्रण के समान चिकित्सा यानी व्रणवत चिकित्सा करनी है ध्वज भंग में। और देखिएगा इसमें रक्त मोक्षण आया होगा, रक्त मोक्षण है ना। और स्नेह युक्त द्रव्यों से विरेचन कराना चाहिए, वही जो हमने बताया पक्षाघात वाली चिकित्सा, लगभग वैसे ही है। तो रक्त मोक्षण है, स्नेहपान कराएंगे, स्वेदन कराना था इसके पहले वाले में, और यहाँ पे आ रहा है सेम ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा इसको। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक इसको स्वहस्त लिखित नहीं लिखोगे। जराजन्य यानी वृद्धावस्था और क्षयजन्य नपुंसकता। जराजन्य मतलब वृद्धावस्था जन्य, और क्षयज मतलब जो लास्ट वाला है। लास्ट के दोनों की बात कर रहे हैं। इन दोनों लास्ट वाला जो है उसमें क्या करेंगे, बुढ़ापे के कारण शुक्र के अधिक क्षय हो जाने के कारण स्नेहन स्वेदन के साथ साथ संशोधन, स्नेह स्वेद पन्नस्य सस्नेहम शोधनम हितम, यानी कि यहाँ पे स्नेहन और स्वेदन करने के पश्चात शोधन की बात की जा रही है। विमर्श में लिखा हुआ है कि मृदु संशोधन, क्योंकि वृद्धावस्था में वैसे ही धातु का क्षय हुआ है, कमजोर है, दुर्बल हुआ है, तो वहां पे जो है तीक्ष्ण संशोधन नहीं करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। यापना बस्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहाँ पढ़ाया था हमने, आवरण में। आवरण में कौन से आवरण में यापना बस्ती आया था? साइलेंट। सर प्राण वायु से आवृत समान वायु। पास पीएस पास 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 आवाज निकलना बंद हो जा रही, तो उसी में अपना बस्ती बताया था। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है, रसायन औषधि का प्रयोग इस वृद्धावस्था जन्य तथा क्षय जन्य नपुंसकता में, इसी की बात कर रहे हैं। तो लास्ट के दोनों है जिसमें अभी ऊपर वृद्ध संशोधन की बात की है, उसी में जो है यहाँ पे क्षीर सर्पी, वैसे भी जानते हैं क्षीर सर्पी को चरक ने श्रेष्ठ रसायन कहा है। क्षीर सर्पी को आग्रह में आप देखिएगा रसायन में श्रेष्ठ बताया है, और क्षीर सर्पी के साथ साथ यापना बस्ती का प्रयोग बताया है। इस प्रकार ये तीनों याद रखिए, क्षीर सर्पी और यापना आपको लास्ट वाले में दोनों में बताया गया है। वृद्धावस्था जन्य और क्षय जन्य, वही प्रकरण आगे चल रहा है, उसी को कंटिन्यू किया है। अब यहाँ से प्रदर, काफी कुछ हम कल आपको बता दिए थे, मुझे एक चीज नहीं समझ में आया कि श्वेत प्रदर को हमने बताया था कि बृहत्रयी में नहीं है, याद रखिएगा वो लाइन हमने प्रदर के लिए नहीं लिखाया था। कल हमने लिखाया था ना कि श्वेत प्रदर बृहत्रयी में वर्णन नहीं है, ऐसा कुछ लिखाया था रात में। यस सर। यस सर, लेकिन श्वेत प्रदर चिकित्सा तो दिया हुआ है। तो प्रकरण नहीं है ना, उसके बारे में देखिए, अभी पढ़ते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रदर की बात चलेगी, तो 4 नंबर श्लोक से प्रदर की बात चल रही है। जो पहले प्रदर कहा जा चुका है उसका हेतु इत्यादि के साथ वर्णन किया, मतलब चिकित्सा पहले ही शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, चिकित्सा पहले ही बता चुके हैं, वही कह रहे हैं जो हम लोगों ने पीछे प्रदर पढ़ा उसका कारण क्या क्या है, वही है गुरु अम्ल विदाही कटु, ये सब आहार के सेवन से, दधी मस्तु मद्य का अधिक सेवन, और इनके द्वारा शरीर में कुपित हुई वायु रक्त को अपनी मात्रा से अधिक उत्पन्न कर देती है। यानी कि इन विदाही द्रव्यों से, इन पित्त वर्धक द्रव्यों से अगर हम सेवन करते हैं तो पित्त और रक्त के गुण लगभग समान होते हैं। तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार इन अम्ल लवण गुरु कटु विदाही, इन सभी के सेवन से रक्त की मात्रा बढ़ जाती है
और रजोवाही शिराओं में आश्रित होकर तथा अपनी मात्रा से बढ़े हुए रक्त को लेकर रज को भी बढ़ा देती है। मतलब हमारा यहाँ पे बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आहार पित्तवर्धक हुआ, उससे क्या हुआ, रक्त की मात्रा बढ़ी और रक्त की मात्रा बढ़ने से रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे वो वाला जो कौन सा 858 नंबर पेज का बताया था, कौन सा बताया था, 858 पेज जो आवरण वाला आया था, अपान वायु आवरण वाला जो प्रकरण था, वो भी यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आया हुआ है, सुश्रुत ने इसको जो है प्रदर को पित्त आवृत अपान वायु, सुश्रुत ने बताया है निदान स्थान में कि इसमें जो है पित्त से अपान वायु आवृत हो जाता है, पित्त आवृत अपान वायु, और वहां पे रजस्राव बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और विद्वान लोग ही इसे अश्रिक्तर कहते हैं, श्लोक में आया होगा ये, तस्मात् अश्रिक्तरम, यानी इसी प्रदर को अश्रिक्तर भी कहते हैं विद्वान लोग। और यही श्लोक हम लोग परिभाषा लिखते हैं प्रदर की, रजः प्रदीरिते यस्मात् प्रदरस्तेन स स्मृतः, यही गायनी में भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रज की स्वाभाविक मात्रा से उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, विद्वान लोग इसे अश्रिक्तर कहते हैं। रज फूट फूट कर बाहर निकलता है, प्रदीरिते मतलब फूट फूट कर बाहर निकलता है, इसे प्रदर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों पांचों लाइन जो हमने बताया। रजा प्रदीरिते वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कारण जो है निदान जो है माधव निदान के अनुसार हमने लिखे हुए हैं। एमएन मतलब माधव निदान। गर्भपात है, अति मैथुन है, शोक, अति अध्वगमन यानी बहुत ज्यादा पैदल चलने से, अति भारवान है, दिवा स्वप्न है, अध्यसन है, मद्य सेवन अजीर्ण में, और कर्षण और अभिघात, अभिघात मतलब चोट वगैरह लग जाने से, इन कारणों से भी हो जाता है। और 4 प्रकार के जो प्रदर हैं वो कौन कौन से, VPKS, कुछ लक्षण तो हमने आपको कल लिखाए थे, याद आ रहा है, कल हमने आपको लिखाया था। पहला उसमें हमने किंशुकोदक, यहीं से स्टार्ट ही किया था, किंशुकोदक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किंशुकोदक संकाश स्राव। और मैंने भाव प्रकाश का आपको लिखाया था पिशितोदक, पिशितोदक यहीं हमने लिखा है कि पिशितोदक जो है आपको कफज अर्श में भी मिलेगा। तो ये किंशुकोदक या पिशितोदक वातज प्रदर का हुआ। और कक्तिवंचन हृदय पार्श्व श्रोणी में वेदना होगी वायु की वजह से, मारुतक मतलब वातज। पित्तज में हमने लिखाया था नितांत रक्तम स्रवति, देखिए कल आपने हैंड रिटन लिखा है। यस सर। और यहीं पे लिख लीजिएगा पित्तज में अस्कंदी, अस्कंदी गोमूत्र और चंद्रिका हमने लिखाया था कल आपको, अस्कंदी नहीं लिखा था, अस्कंदी ऐड कर लीजिएगा। कफज में हमने आपको कोविदार पुष्प गैरिकोदम लिखाया था। पांडुवर्ण और पिच्छिल भी लिख लीजिएगा, पांडुवर्ण पिच्छिल। और ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। वसा सदृश गंध, ये कफज में है, इसको लिख लीजिएगा वसा के समान गंध, कफज प्रदर में है। सर लिखाया था कल आपने। लिखाया है, यस सर। आगे बढ़िएगा। सन्निपात की बात करते हैं, ये भी लिखा है, सर्व मज्जा वसोपम, है ना, ये सब कल लिखा चुके हैं हम आपको। यस सर। और कुणव गंधी भी इसी में आया था। असाध्य प्रदर का लक्षण, तृष्णा, दाह, ज्वर, इन सब से पीड़ित हो और क्षीण रक्त, रक्त क्षीण हो गया हो, तो ऐसा प्रदर जो होता है असाध्य होता है। फिर इसके बाद जैसे हम लोगों ने शुद्ध शुक्र की बात की थी, वैसे ही शुद्ध आर्तव का है। किसी ये हैं गोपेश भैया, गोपेश भाई कैसे हैं अभी बताते हैं। फिलहाल गोपेश का मतलब होता है गुंजा फल सवर्णम पद्मा लक्षम सन्निभम,
इंद्र गोप संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। गोपेश का मतलब गो से हुआ गुंजा फल, पेश पेश से हुआ पद्मालक्तम सन्निभम, एश का मतलब इंद्र गोप संकाशम। तो जब यूजी में थे तो नहीं याद होता, तो ये गोपेश याद आता है। गोपेश वाला जो है वो आर्तव का श्लोक है। उसी फ्लो में पूरा का पूरा हम श्लोक बोल ले जाते थे। गोपेश यानी गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्तम सन्निभम इंद्र गोप संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। इसके ऊपर एक बात है, पंचरात्र अनुबंधी च, उसको अंडरलाइन करिएगा। यहीं पे चरक के अनुसार हम बताते हैं कि आर्तव काल 5 दिन का होता है और पंचरात्रि कहेंगे बेसिकली इसको। पंचरात्र ये भी पढ़ने का मूड है क्या? तो आर्तव काल यहाँ से बताया 5 दिन का, पंचरात्र अनुबंधी। और देखिएगा मास, पहला शब्द है मास। यदि आर्तव 1 मास के बाद हो, पिच्छिल हो, दाह और वेदना न हो, ये सामान्य आर्तव काल की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि 1 माह में हो, पिच्छिल हो, दाह और वेदना न हो। पंचरात्र अनुबंधी, 5 रात्रि तक या 5 दिन तक हो। रक्त न अल्प हो और न अधिक हो। नैवात बहु नाद्य अल्पम आर्तमम, ना तो बहुत अधिक निकले ना तो बहुत कम मात्रा में निकले, तो इसे जो है शुद्ध माना जाता है। दूसरा पॉइंट करें, जिस आर्तव का रंग गुंजा फल के समान हो, लाल कमल के पुष्प के समान या अलक्त, उसको जब संधि के पीछे पद्म अलक्तम, अलक्तम जो पैर में महावर लगाते हैं उसको आलता भी बोलते हैं। अगर किसी को पता होगा तो गांव देहात में आज भी उसको आलता बोलते हैं, महावर को। तो वही अलक्तक हुआ, अलक्तक महावर को बोलते हैं। और इंद्रगोप कीड़े के समान लाल हो, इंद्रगोप इंद्र बहुटी को बोलते हैं, उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिए। ये हुआ शुद्ध आर्तव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। फिर वातला योनि चिकित्सा प्रदर में करनी चाहिए, यानी कि सभी प्रकार के, याद करिए वो लाइन हमने लिखाया था कि सभी प्रकार के प्रदर में वात योनि व्यापक की चिकित्सा, हालांकि हमने सूक्ष्म करके शायद लिखाया था, वहां पे चरक भी मेंशन कर दीजिएगा। यानी कि सभी प्रदर में आपको वात योनि व्यापक की चिकित्सा बताई गई है। और रक्त पित्त नाशक चिकित्सा, रक्तातिसार, रक्त पित्त एवं रक्ताश की जो चिकित्सा बताई गई है उसका प्रयोग भी प्रदर में करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, रक्तातिसार, शोणित पित्त यानी रक्त पित्त की, और रक्तार्श वाली चिकित्सा भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर कट बताया गया है। अब यहाँ से प्रकरण थोड़ा सा चेंज होता है, स्तन्य रोग की बात करेंगे हम। स्तन और स्तन्य में अंतर होता है, ठीक है। स्तन्य का मतलब यहाँ पे क्षीर की बात कर रहे हैं। यही कल हमने आपको लिखाया था। आप सोच रहे होंगे जब सर जी सब लिखाया था तो काहे मेहनत करवाए थे, मेरा मन था। यही हमने कल आपको नोट कराया था, ये सब कल नोट करा दिया हमने आपको। ये गर्भ निरोधक भी कल हमने आपको नोट करा दिया है ना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या चलेंगे, समाप्त हो गया।